हेलो अचीवर्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई बढ़िया से चल रहा है? जेई मेन सीरीज हम जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम लोगों ने काफी सारे वीडियो देख ही लिया होगा। और आज का जो टॉपिक है सो दैट इज आइसोमेरिज्म। ऐसे तो छोटा सा टॉपिक है और 10 जो सीटिंग हुआ था जेई मेन 2026 जनवरी में कंडक्ट हुआ था, उसमें 10 पेपर में टोटल आइसोमेरिज्म के ऊपर, प्योरली आइसोमेरिज्म के ऊपर 5 क्वेश्चन आए और उन्हीं 5 क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ओके, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिया है? 5 स्टेटमेंट दिया है और 5 स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये देखना है। प्रोपानॉल and propanol. Propanol, so this is CHO, propanol and propanol. तो देख सकते हो दोनों आइसोमर है और कौन से आइसोमर है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों फंक्शनल आइसोमर में आते हैं, तो बिल्कुल सही है। प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉल आर फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल जो ए स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। देन इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन, ये देख सकते हो दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ऑक्सीजन के अराउंड में दोनों में अल्काइल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। एक में दोनों साइड इथाइल है और एक में एक साइड में मिथाइल और एक साइड में प्रोपाइल। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंट होता है सेम फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में, तो उसको क्या बोला जाता है? मेटामर्स बोला जाता है। क्या लिखा है? इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सीप्रोपेन आर मेटामर्स, बिल्कुल सही। अब ब्यूट-2-ENA शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ब्यूट-2-ENA, यहां पे कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, तो अगर कायरल सेंटर नहीं है तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं होगा। बट अगर ये बोला जाता स्टीरियो आइसोमर मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, बट ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ब्यूट-1-EN एंड ब्यूट-2-ENA आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर के लिए केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तो ब्यूट-1-ENA डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, ब्यूट-2-ENA डबल बॉन्ड का पोजीशन 2। इसका मतलब पोजिशनल आइसोमर हुआ, ना कि फंक्शनल आइसोमर हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। पेंटेन, ये देख लो, पेंटेन एंड 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया, ठीक है। इसको नियोपेंटेन बोलते हैं। और चेन आइसोमर्स, बिल्कुल सही है। चेन आइसोमर क्यों होगा? क्योंकि पैरेंट चेन दोनों डिफरेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट पैरेंट चेन। इसमें पैरेंट चेन में 5 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सही है, तो ऑप्शन ए, बी, ई आर करेक्ट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, तो मैथ्स दिया है, मैथ द कॉलम लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, तो लिस्ट 1 में कंपाउंड दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके कौन सी आइसोमर को एग्जिबिट करते हैं। तो फर्स्ट दिया है पेयर ऑफ कंपाउंड्स, ये हो गया पेयर ऑफ कंपाउंड्स और टाइप ऑफ आइसोमर्स। 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन ये रहा, एंड ब्यूट-1-ENA ये हो गया, तो दोनों आइसोमर है, लेकिन दोनों में क्या है? दोनों में कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में प्रेजेंट है दोनों में डिफरेंट है। फर्स्ट में 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, सेकंड में 4 कार्बन है, इसका मतलब चेन आइसोमर हो गया। सो ए इज चेन आइसोमर, ए इज चेन आइसोमर। नेक्स्ट सिस ब्यूट-2-ENA ट्रांस टू ब्यूट-ENA, तो ये किस में आएगा? ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर, ठीक। उसके बाद 2-ब्यूटानॉल और ब्यूटान-2-ऑल एंड डाइइथाइल ईथर, ये दोनों आइसोमर है, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, तो फंक्शनल आइसोमर हो गया, तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर, ठीक। अब ब्यूट-1-EN एंड ब्यूट-2-NA, तो अभी जैसे डिस्कस किए थे पोजिशनल आइसोमर, तो ये गया ऑप्शन 4, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज A3, B1, C4 देन D2। समझे स्टूडेंट्स? अब चलो, गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स, ओके, N-propyl chloride, this, next iso
प्रोपाइल क्लोराइड, दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक, ये हो गया ए बी सी और डी, ये चारों कंपाउंड दिए हैं। आगे क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन व्हिच एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां पर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पर होगा, एक कायरल सेंटर है, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड उसका फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl। तो इसमें क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन व्हिच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, मास ऑफ कार्बन 48 डिवाइडेड टोटल मास 48 प्लस 9 प्लस 35.5, परसेंटेज मीन्स इनटू 100। अगर सॉल्व करोगे सो दिस विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 51.89%। आप कैलकुलेट करके खुद देख सकते हो। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या हुआ, 51.89 मीन्स दैट इज क्लोजर टू 52। समझे स्टूडेंट्स। अब चलो नेक्स्ट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 दिया कंपाउंड एक्स, ये जो कंपाउंड एक्स देख रहे हो, कंपाउंड एक्स shown below dissolved in sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is one of the weak base or mild base. तो weak base और mild base होता है, अगर कोई प्रेजेंट होता है, that is going to react with the strong acid. Strong acid means ना वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ना वो फिनोल के साथ, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, तो इसका मतलब रिएक्ट करेगा और सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो डिजोल्व इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है। एंड हैज 2 कायरल सेंटर्स। अगर यहाँ पे देखोगे कायरल सेंटर, तो देखो एक तो ये हो गया कायरल सेंटर, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटॉमिक ग्रुप अटैच्ड है, और ये भी कायरल सेंटर है, देख सकते हो, दो जो स्टार मार्क किया हुआ है दोनों कायरल सेंटर है। सो 2 कायरल सेंटर्स, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, कंपाउंड Y shown below has 2 कार्बन्स विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, ये जो है सैचुरेटेड sp3, ये भी हो गया sp3, ये एक डबल बॉन्ड है sp2, एक दोनों साइड में डबल बॉन्ड मींस sp, ठीक है। shown below has 2 कार्बन्स with sp3 hybridization, 1 कार्बन with sp2 and 1 कार्बन with sp hybridization, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ओके। तो कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। अब चलो स्टूडेंट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ओके। अगेन वही स्टेटमेंट बेस देख रहे हो, इसमें इस बार जेईई मेन में भर भर पे क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट बेस या फिर मैच द कॉलम, जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट दिया है, मल्टीपल स्टेटमेंट दिया है, उसमें पूछा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका मतलब ये सीधी सी बात हो गया, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन में गलत होने का चांसेस भी है और टाइम भी ज्यादा लगता है, समझे। अच्छा तो स्टूडेंट, मुझे लग रहा है तुम लोग सबने प्रभात केमिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो इमीडिएटली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले सब्सक्राइब करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू लाइकिंग द वीडियो, इफ यू थिंकिंग दैट द वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू यू, डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट इट टू योर नियर एंड डियर वंस एंड योर फ्रेंड्स। सो ये बोल सकते हो, ये सजेस्ट करके तुम मतलब टोकन ऑफ, हम लोग जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो टोकन ऑफ अफेक्शन प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को रिटर्न कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नाउ लास्ट क्वेश्चन, देयर आर सेवरल conformers for n-butane. Out of those conformers, the least stable, okay, so this is the least stable and this is the most stable. तो इसको क्या बोलोगे? So this is eclipsed conformer,
और ये इसको क्या बोलते हैं, स्टारगार्ड। ओके, ये एक्लिप्स हो गया, वो स्टारगार्ड हो गया। अच्छा, एक्लिप्स क्या है, जो बल्कि ग्रुप्स है सो एक दूसरे में मर्ज होते हैं। ओके, एक दूसरे में मर्ज होते हैं, इसका मतलब क्या है, आपस में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा। और यहाँ पे ये स्टारगार्ड में क्या है, देख लो अपोजिट है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस में होने का मतलब रिपल्सन कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और एक्लिप्स में रिपल्सन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक, स्टेटमेंट 2, आज द डाइहेड्रल एंगल इंक्रीजेस। समझ रहे हो, दो प्लेन के बीच में एंगल होता है डाइहेड्रल एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल होगा डाइहेड्रल एंगल, तो डाइहेड्रल एंगल जितना ज्यादा होगा, एटम एक ग्रुप के बीच में डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। एटम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा, स्ट्रेन कम होगा। आगे क्या दिया है, टॉर्सनल स्ट्रेन डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। अगर डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज होगा तो टॉर्सनल स्ट्रेन डिक्रीज होगा। टॉर्सनल स्ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज हो रहा है और टॉर्सनल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो which option is correct option here? Both statement 1 and statement 2 are true. Option 4 is the right option. Okay students, so I hope समझ आया। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे और सारे 5 क्वेश्चन ठीक भी थे, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग।